हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन न्यू स्टडी। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 10th क्लास की इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से बोर्ड मॉडल लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन एवं संचार आदि। कहा जाता है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि कार्य, व्यापार, उद्योग, बीमा, बैंकिंग, परिवहन आदि आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। यानी 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसका आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होता है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है इन 3 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है सत्य विकास क्या है। सत्य विकास क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य विकास का शाब्दिक अर्थ ऐसे विकास से है जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे, सत्य विकास कहलाता है। यानी कहने की मतलब वैसा विकास जो टिकाऊ बना रहे और जारी रह सके, भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, उस विकास को सत्य विकास कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आय से आप क्या समझते हैं। आय से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे देखना ना भूले। इसका आंसर हो जाएगा जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस व्यक्ति को उसके कार्यों के बदले जो पारिश्रमिक मिलता है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। आय वह मापदंड है जिसके द्वारा देश के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। देश अथवा राज्य को आय के आधार पर ही उसे विकसित और विकासशील की श्रेणी में रखा जाता है। देखिए, और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट तो क्वेश्चन है, कोई पूछे कि आय से आप क्या समझते हैं, डायरेक्ट बोलना है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, उस कार्य के बदले जो उसे वेतन मिलता है वह उस व्यक्ति की आय कहलाती है। शॉर्टकट परिभाषा में आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, इसका शॉर्ट नाम जीडीपी है। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका आंसर देखेंगे किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहते हैं। याद रखना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी। इसका आंसर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया। कहा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी ने अपनी ही पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में
प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया था। यानी 1868 में दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था, 20 रुपया बताया था। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसे देखना ना भूले। इसका आंसर हो जाएगा किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कुल आय बटा कुल जनसंख्या, जो भी भागफल आएगा वो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को याद करना न भूले फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है, आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। इसका आंसर हो जाएगा गरीबी गरीबी को जन्म देती है। यानी कहा जाता है कि गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी है। गरीबी के कारण आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक होती है, जिसके कारण उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीबी का यह कुचक्र हमेशा यानी अनवरत चलता रहता है, जिसके कारण लोग गरीब हो जाते हैं। यानी हमारे कवि अर्थशास्त्री ने गरीबी का संबंध ऐसे स्थापित किया है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। यानी अगर गरीब लोग हैं, गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है, क्योंकि गरीब इसलिए गरीब है कि उनमें गरीबी है। यानी कहने के माने हैं कि अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की पैदाइश अधिक हो जाती है और उनकी अगली पीढ़ी मैंने वो अपने बच्चों को परवरिश नहीं कर पाते हैं और उनकी आने वाली जिसके कारण उनकी आने वाली अगली पीढ़ी और गरीब हो जाती है। जो यह कहा जाता है कि गरीबी का यह कुचक्र हमेशा चलता रहता है और गरीब आदमी गरीब रह जाता है, आगे नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि अज्ञानता अशिक्षा के अभाव में बच्चे की पैदाइश अधिक हो जाने से बच्चे की परवरिश अच्छी ढंग से नहीं हो पाती है। और जब बच्चों की परवरिश अच्छी ढंग से नहीं हो पाएगी तो इनमें गरीबी का गरीबी, अगला आने वाले पीढ़ी भी गरीब रहेगा। यानी कहने का मतलब अजय लोग अपने बच्चों को, अगर एक ही बच्चा है और उसे ही अगर ज़्यादा पढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसी पर ध्यान दिया जाए, उसे उस लायक बनाया जाए, सफल बनाया जाए, तो आने वाले समय में उसकी आने वाली पीढ़ी वो भी तो अच्छा रहेगा और आने वाली पीढ़ियाँ भी अच्छी रहेगी। गरीबी नाम की कोई चीज़ ना रहेगा। तो सबसे पहले हमारे दो की नीति अपनाएं और छोटा परिवार सुखी परिवार की नीति अपनाकर बच्चे की पैदाइश में कम करें और जो भी बच्चे हैं उसे पढ़ाने पे, शिक्षा पे, एजुकेशन पे ध्यान दें। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय क्या है। वस्तु विनिमय क्या है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको भी देखना ना भूले। इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। दूसरी परिभाषा देखेंगे, इन्हें दूसरे शब्दों में भी हम देखेंगे। किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, जैसे गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना आदि। यानी कहा जाता है कि किसी वस्तु से वस्तु की लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है, जैसे चावल से सब्जी बदलना, सब्जी से तेल बदलना आदि। यानी वस्तु से ही वस्तु की लेन देन हो, उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। शॉर्टकट में जानो कि किसी वस्तु से वस्तु की लेन देन करने वाली प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एटीएम क्या है। एटीएम क्या है, बोर्ड मॉडल ये भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखना ना भूले। इसका आंसर हो जाएगा एटीएम का अर्थ स्वचालित टेलर मशीन होता है। यह मशीन 24 घंटा रुपया निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। भारत में सभी व्यापारिक बैंकों द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालने के बाद
रुपया निकाला जा सकता है, रुपया निकाला जा सकता है। कहने का मतलब है कि एटीएम का अर्थ स्वचालित टेलर मशीन यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। भारत में सभी व्यापारिक बैंक जो है वो अपने ग्राहकों को यह सुविधा उपलब्ध कराई है। और एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है, वो पिन नंबर कोई शेयर नहीं किया जाता है। जिस व्यक्ति के एटीएम है वही जानता है, और जिसकी सहायता से उस गुप्त पिन नंबर की सहायता से एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन में डालते हैं और डालने के बाद हम रुपया निकाल लेते हैं। इसे एटीएम कहते हैं। एकदम आसान परिभाषाएं हैं, आप इसे दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। इन 11 नंबर क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड लिया गया है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लिया गया है, सभी बोर्ड में टच करने वाले क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड क्या है। क्रेडिट कार्ड क्या है, ये भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसका आंसर। क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है, यानी क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित राशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है, उसे ही क्रेडिट कार्ड कहते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप होता है और क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आप आराम से बैंक से लेन देन कर सकते हैं, डेबिट कर सकते हैं तो और खरीदार कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत इजी और आसान क्वेश्चन और बार बार बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। बचत क्या है, बचत क्या है, कई बार इन क्वेश्चनों को पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका आंसर। आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। कहने का मतलब है आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। यानी जो हम कमाते हैं और जितने उपयोग कर जाते हैं उसके बाद जो बचता है वो हमारा बचत है। जैसे यहाँ पे हम दिखा दिए हैं कि बचत बराबर आय माइनस व्यय, यानी आय कमाया हुआ पैसा माइनस यानी व्यय जो यानी खर्च कर दिए हैं। खर्च कर देने के बाद जो हमारा बचत होता है उसे हम अपना बचत समझते हैं। जैसे मानते हैं कि हम 2000 रुपया कमाते हैं और उसमें से 1000 रुपया खर्च करते हैं, 1000 बचाते हैं, तो ये हमारा बचत हुआ। 1000 ये हमारा बचत हुआ। तो इससे आय और उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। शॉर्टकट परिभाषा है, एक लाइन की परिभाषा है, इसे याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, इन्हीं 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड मॉडल है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसका आंसर देखेंगे। सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर एक समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का अर्थ एक साथ मिलजुल कर कार्य करना है। कहा जाता है कि सहकारिता वह संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। यानी सहकारिता का एक सामूहिक शाब्दिक अर्थ होता है कि एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना। स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों का, खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्य के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांव का विकास करते हैं और महिला सशक्तिकरण में योगदान करते हैं, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। यानी शॉर्टकट में समझो कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण स्तर पे 15 से 20 व्यक्तियों को, खासकर महिलाओं को, एक अनौपचारिक यानी गुप्त रूप, अनौपचारिक मतलब तो गुप्त समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंकों से छोटा ऋण लेकर अपने सदस्य की पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाते हैं, उसे ही हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इसमें महिला की योगदान बहुत ही सर्वोपरि रहता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आउटर सोर्सिंग यानी बाह्य स्रोती क्या है। आउटर सोर्सिंग यानी बाह्य स्रोती क्या है, इसका आंसर हो जाएगा जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाएं स्वयं अपनी कंपनियों के बिना निजी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती है,
तो उसे बाह्य स्रोती यानी आउटर सोर्सिंग कहा जाता है। उसे बाह्य स्रोती यानी आउटर सोर्सिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियां समेत नियमित सेवाएं अपनी कंपनियों के बजाय विदेशी कंपनियों से प्राप्त करती है तो उसे बाह्य स्रोती कहते हैं। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर है। सरकारी सेवा किसे कहते हैं? सरकारी सेवा किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और उसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है, जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, बैंकिंग इत्यादि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? आधारभूत संरचना को हम आधारित संरचना भी कहते हैं, आधारित संरचना के भी नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, आधारभूत संरचना से तात्पर्य उन सुविधाओं और सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के स्तंभ होते हैं, जैसे वित्त, ऊर्जा, यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं आदि। ये सारे आधारभूत संरचना के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व के विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तु एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। तो चलिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, यानी मालिकाना हक रखती है, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। कहा जाता है कि वैसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादक पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, जैसे टाटा मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, नोकिया आदि। ये सब बहुदेशीय कंपनी है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? निजीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा, निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व हक प्राप्त करना है। आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत सरकार ने 1991 में निजीकरण की नीति अपनाई थी। इस क्वेश्चन को याद रखना, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निजीकरण की नीति कब अपनाई गई, तो 1991 याद रखना। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, यानी 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है? संक्षेप में बताएं। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, व्यक्ति जब वस्तु एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तब वो उपभोक्ता कहलाता है। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु एवं सेवाएं को अपने प्रयोग के लिए, यूज के लिए खरीदता है तो उपभोक्ता कहलाता है। खरीदार की अनुमति से ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। उपभोक्ता को बाजार का राजा माना जाता है, यानी उपभोक्ता को बाजार का किंग माना जाता है। यदि उपभोक्ता नहीं रहे तो उत्पादित वस्तुओं की मांग करने वाला ही नहीं होगा। उत्पादन की समस्त क्रियाएं उपभोक्ता के द्वारा ही संचालित होती है, उसे ही उपभोक्ता कहते हैं। इन वस्तुओं को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है, शॉर्टकट में आप जान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यानी ये लास्ट क्वेश्चन था। ये लास्ट 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बीमारू राज्य से क्या तात्पर्य है? यानी बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा इत्यादि राज्य भारत के काफ़ी पिछड़े राज्यों में माने जाते हैं, जिन्हें बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। इसके माने होगा BI से बिहार और M से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और उसके बाद हो जाएगा U से उड़ीसा, यानी U से उड़ीसा। ये चारों राज्यों को सम्मिलित रूप से हम बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। यानी बीमारू राज्य की फुल फॉर्म होगा बीमारू। BI से बिहार,
एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान, यू से उड़ीसा, यानी ये चारों राज्यों को सम्मिलित रूप से हम बीमारू राज्य के नाम से जानते हैं। तो ये रहा हमारी सब्जेक्टिव प्रश्न, और थोड़ा दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्नों को भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को समय के अभाव के कारण इसे सेट कर दिया गया है, लिख दिया गया, इसका आंसर नहीं दिया गया है। आप किसी भी गेस्ट पेपर से इसका आंसर खोज के याद कर सकते हैं। इस 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा ही आएगा, ऐसा बात नहीं है, जरूर 1-2 क्वेश्चन लड़ जाएगा इसमें से। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? सेकंड क्वेश्चन, यानी दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखेंगे, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है और इस समय भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। पिछड़ेपन के कारण और उपाय, ये दोनों हर हाल में याद करना है फ्रेंड्स। और इस क्वेश्चन को याद करने के बाद इसे सभी को विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देख कर जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीन नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। यानी 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव अधिकार के महत्व लिखें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताएं को लिखें। इन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषताओं को लिखें। यह हमारा रहा 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट दीर्घ उत्तरीय बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चनों को किसी भी गेस्ट पेपर से याद कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो रहा, और इस वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखना। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।